हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है बिकॉज आज हम फार्मा रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात करेंगे कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी हब। इंडिया को फार्मेसी का हब क्यों बोला जाता है, कब से बोला जाता है, ये रिवॉल्यूशन भारत से स्टार्ट हुआ, ये सोच के आपको गर्व होना चाहिए। तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख रहे हो व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी हब, इंडिया को फार्मेसी का हब कब से बोला जाने लगा। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर हम जैसे कि अफोर्डेबल प्राइस की बात करें किसी भी मेडिसिन के लिए, या फिर मैं आपको दो चीजें बोलना चाहूंगी कि अगर सरकार को कुछ भी फ्री करना है, जैसे कि अभी राशन फ्री चल रहा है, अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहां पे बसों का किराया फ्री है, बिजली का बिल फ्री है। तो अगर कुछ फ्री करना ही है सरकार को तो पहली चीज दवाइयां फ्री करें और दूसरी चीज शिक्षा फ्री करें, तब हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान है जो बुजुर्ग हैं या फिर ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से, और उन बीमारियों के कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते इलाज, इसीलिए क्या होता है, मौत हो जाती है। बस सिंपल सा ये फंडा होता है। तो अगर इंडिया में कुछ फ्री होना है तो वो दवाइयां और शिक्षा फ्री हो। तो अफोर्डेबल प्राइस में दवाइयां मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले जो फार्मा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, अगर मेडिसिन के प्राइसेस की बात करें तो वो इंडिया से हुआ। अभी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत पैसा छाप रही हैं, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, पेटेंट के नाम पे, और वैसे भी जेनरिक दवाइयां बनाने में अगर कॉस्ट आ रही है 1 रुपए तो उस दवाई को 50 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस इंडस्ट्री में 10 गुना फायदा होता है, नहीं, इस इंडस्ट्री में 50 गुना 100 गुना फायदा होता है, 100 गुना भी फायदा होता है। सोचिए आप कि क्या मतलब क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री का, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पेशेंट की, तो पेशेंट हमेशा क्या चाहता है कि भाई अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मेडिसिन मिल जाए, है ना। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या चाहती है कि मुझे मेरा मार्जिन मिले, है ना। तो दोनों चीजें होती हैं। लेकिन जब इन्वेंशन हुआ किसका, सिप्ला का, इस्टेब्लिशमेंट हुआ सिप्ला का, तब जाके हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन की लहर आई। ठीक है, वो किस तरीके से आई। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो सिप्ला का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 में सिप्ला की नींव रखी गई। ठीक है, इनका मोटिव क्या था, जो इनके फाउंडर थे उनका मोटिव क्या था भाई, हमीद साहब इनके इसके फाउंडर थे। इनका मोटिव सिर्फ ये था कि अफोर्डेबल प्राइस में पेशेंट को दवाइयां प्रोवाइड करवाई जाए, एनी हाउ कैसे भी। ठीक है, इनका बस यही मोटिव था, एक मोटिव कि गरीब लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाए और उसमें मार्जिन निकल जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी ऐसा ना हो कि भाई मार्जिन नहीं निकल रहा, वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी भी जो सैलरी देनी है, जो मटेरियल आ रहा है उसमें भी लगाना है, एक्सपेंस करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, पेशेंट तक भी अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचे, ये इनका मोटिव था। के हमीद जो कि क्या है, सिप्ला के फाउंडर हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने जो किया किया, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि भाई कम प्राइस में मेडिसिन बनाए, लेकिन एक यंग एंटरप्रेन्योर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसके लिए इनके बेटे ने, जिनका नाम है यूसुफ ख्वाजा हमीद, इन्होंने एंट्री की 1961 में इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने कई सारे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कोर्ट में केस फाइल किया पेटेंट एक्ट को बदलने का, जो कि बहुत जरूरी था। क्योंकि पेटेंट एक्ट अगर आप मैं बात करूं जो कि इंडिया में लागू होता था पहले, वो कैसा था कि भाई एक बार अगर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दवाई पेटेंट करवा ली, ठीक है, कोई भी नया फॉर्मूला निकाला पेटेंट करवा ले, तो अपने हिसाब से उसके प्राइस रखेगा, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जेनरिक मेडिसिन जैसा तो कुछ भी नहीं था, सारी की सारी पेटेंट और ब्रांडेड ड्रग्स ही बनती थी। ठीक है, पेटेंट और ब्रांडेड और आपकी जेनरिक ड्रग्स में कितना डिफरेंस है वो आप जानते ही हो, कोई डिफरेंस इनमें नहीं होता है। बस ये मान सकते हैं कि जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो ये मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देती है, उनको हम नाम दे देते हैं जेनरिक मेडिसिन। ठीक है जी। उसमें ना तो कोई जो केमिकल है वो अलग होता है, ना फॉर्मूला अलग होता है, ना एक्सीपिएंट्स अलग होते हैं, सारी चीजें सेम होती है। बस ये है, पहले उस पर्टिकुलर ड्रग को एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बना रही थी जिसने उसका इन्वेंशन किया है,
अब उसको मल्टीपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बना रही है। ठीक है जी, चलिए, तो इन्होंने सिप्ला को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन्होंने पेटेंट एक्ट के लिए कोर्ट में क्या की भाई, अपील दर्ज कर दी। ठीक है, इनका भी यही मोटिव था कि किसी तरीके से ये पेटेंट एक्ट हटे इंडिया से, ये चेंज हो, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी था इंडिया में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चेंजेस होने बहुत जरूरी थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंची। पहुंचने के बाद अगर हम बात करें 1911 में जो पेटेंट एक्ट आया था, फॉरेनर्स के द्वारा जो लाया गया था 1911 में पेटेंट एक्ट, उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया। और अगर हम न्यू पेटेंट एक्ट की बात करें तो वो कब आता है, 1970 में, द इंडियन पेटेंट एक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, इंडिया की पूरी जनता के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि अब हमें मिल गया था द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जिसके थ्रू जो रूल्स रेगुलेशंस अब हम फॉलो करते हैं वही होते हैं। अभी भी आप जेनरिक ब्रांडेड पेटेंट ड्रग्स का नाम सुनते हो, आप बोलोगे कि मैम जब कैंसिल हो गया था तो अभी भी पेटेंट और ब्रांडेड ड्रग्स क्यों बनती हैं? तो उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है बेटा, देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्रग्स तो बनाएंगी, ठीक है, लेकिन उसका पेटेंट जो होगा वो 15 या 20 साल के लिए उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास होगा, 5 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो पेटेंट करवा सकती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं करवा सकती है। उसके बाद जेनरिक मेडिसिन उस पर्टिकुलर ड्रग की बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से अब जो पेटेंट ड्रग्स हैं उनके कई सारे हमारे पास क्या रहते हैं, जैसे कोई ब्रांडेड ड्रग्स है उसके बहुत सारे हमारे पास सप्लीमेंट्स रहते हैं कि हाँ भाई अगर ये वाली नहीं तो ये वाली चल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर सब्स्टिट्यूट होते हैं कि भाई ये वाली नहीं तो इसको कंप्लीटली हम अलग कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट से, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो अब क्या स्टार्ट हुआ, अब फाइनली स्टार्ट हुआ इंडियन फार्मा रिवॉल्यूशन। फाइनली इंडियन फार्मा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और इसीलिए इंडिया को फार्मेसी का हब बोला जाता है। तो हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए इसके लिए। बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कंटिन्यू मैं यही बात बोलती हूँ पीसीआई को और जितने भी फार्मेसी के कोर्सेज होल्ड कराने वाले मेंबर्स हैं उनसे भी, कि भाई इसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। वैसे तो जो नई शिक्षा नीति आ रही है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के कोई बच्चा 12th के बाद एडमिशन ले ही नहीं पाएगा किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में। फिर भी आप लोग स्ट्रिक्ट कर दीजिए इस प्रोफेशन को। बहुत ही एक रेपुटेटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो बच्चा जब इसमें आएगा तो अगर वो डिफिकल्टीज फेस करके आएगा, अगर कुछ अचीव करके आएगा तो अपने आप सीरियस होगा इस प्रोफेशन के लिए। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट अब क्या हुआ, जो नया एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, जो 85 रुपीज की मेडिसिन थी जिसे हम ब्रांडेड ड्रग्स बोल रहे हैं, वो हमें 20 में आसानी से मिल जा रही है, जिसको हम जेनरिक ड्रग बोल रहे हैं। डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है, बस ब्रांडेड ड्रग ये है कि जिसने उसका इन्वेंशन किया है, फॉर एग्जांपल इसका इन्वेंशन सिप्ला ने किया है, मैनकाइंड ने किया है, या फिर किसी दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने किया है, तो इसे सिर्फ वही बनाएगी और कोई इसे नहीं बना सकता है। लेकिन जेनरिक में मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय, ये तो दोनों अलग होंगे ही, बल्कि यहाँ पे कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ये बना सकती है। ठीक है जी, उनकी यूनिट बना सकती है, कोई भी इन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग फिर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि किसी नॉर्मल बीमारी के लिए ये दवाइयां हैं, नहीं, इस्चेमिक हार्ट डिसीज हो गया या फिर कोई भी बड़ी बड़ी हार्ट की बीमारी होगी, किडनी की, लीवर की या फिर ब्रेन की, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है उसके लिए भी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। अफोर्डेबल प्राइस में आप मेडिसिन ले सकते हो। जितने भी जन औषधि केंद्र है वहां पे जेनरिक मेडिसिन ही है, और हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भी जेनरिक मेडिसिन का बहुत प्रमोशन किया है और बोला है कि आप लोग जेनरिक मेडिसिन लो, वो आप लोगों के लिए अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की, तो अदर कंट्रीज में तो ये लूट मार जो है आपकी पैसों की किसके लिए, मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उसको खत्म करने के लिए भी सिप्ला का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हमारे देश में वही दवाई जो कि दूसरे देश में 100 रुपए 200 रुपए की मिल रही है, हमारे यहाँ वही 20-25 रुपए की मिल रही है, तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा मेडिसिन का इंडिया से दूसरे देशों में। और जब एक्सपोर्ट चालू हो गया तो जो फॉरेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका जो धंधा था और इस तरीके से जो पेशेंट को लूटने वाला काम था,
है ना, कस्टमर को लूटने वाला काम था, कहीं ना कहीं उस पे भी एक पाबंदी लग गई। अब वो महंगी दवाइयां नहीं बेच पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। सो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? आप लोग क्या सोच रहे हो कि भाई एक रिवॉल्यूशन के लिए जरूरत नहीं है पूरी जनता की, रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक इंसान ही काफी है, लेकिन उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें जज्बा होना चाहिए। कैसा लगा आपको वीडियो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में जान के? आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से, जाके विजिट कीजिए। कोर्सेज अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट बेसिक से ही इतना मजबूत हो जाए कि उसे आगे जाके किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हार ना पड़े। अभी जाइए, विजिट कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।